आइए हम लोग अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था। ऑब्जेक्टिव सेशन का यह वीडियो पार्ट 5 होगा, अर्थात आज 5वां पार्ट हम लोग वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, और यह आज का आखिरी वीडियो होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में होगा। तो देर न करते हैं, शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, आज के सेशन का आज पहला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। ऑप्शन ए है भ्रूण को, बी है गर्भाशय को, सी है ग्रीवा को, डी है शुक्राणु को। समझिए इसको। जैसे देखिए, माँ के गर्भ में जब बच्चे अर्थात शिशु पल रहे होते हैं तो शिशु को भोजन के साथ अर्थात पोषण के लिए एक गर्भनाल होता है, अर्थात एक नस होता है। उस नस को गर्भनाल कहते हैं। उस गर्भनाल की सहायता से उसको पोषण मिलते रहता है, और उस गर्भनाल में रक्त का आवागमन होते रहता है, और उसी रक्त की सहायता से उसको पोषण मिलता है। जैसे ध्यान दिया, फिगर बना रहे हैं। जैसे मान लिया कि एक गर्भ है, इस गर्भ में ये कोई शिशु पल रहा है, और शिशु जब पल रहा होता है तो ये शिशु का आकृति हो गया, ये शिशु पल रहा था। तो शिशु माँ के यहाँ से एक गर्भनाल होता है। इस गर्भनाल के द्वारा ये नाभि के द्वारा जुड़ा होता है, और ये नाल होता है, इसके रक्त के द्वारा इस शिशु को पोषण मिलते रहता है, और इसी नाभि में रक्त के द्वारा संचारण होते रहता है। तो आपको ऑप्शन होगा कि इसको मिलता है भ्रूण को, कि गर्भाशय को, कि ग्रीवा को, कि शुक्राणु को। शुक्राणु को तो मिलेगा नहीं। अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर तो ही युग्मज बनाया था। युग्मज आपस में आगे बढ़ करके वह भ्रूण में विकास हुआ था, और भ्रूण का यह जो पोषण हो रहा था जो माँ के रुधिर से हो रहा था। आइए इसको फिगर में देखते हैं, चित्र में देखते हैं। चित्र देखने से स्पष्ट क्लियर होगा। देखिए, माँ के गर्भ में अर्थात गर्भ में पल रहा एक भ्रूण है। देखिए, ये भ्रूण पल रहा है। इस भ्रूण को पोषण के लिए एक नली होती है। देखिए, इस नली को हम लोग बोलते हैं गर्भनाल। यह है गर्भनाल। इसी गर्भनाल की सहायता से बच्चा को रक्त में पोषण मिलता है। रक्त माँ के गर्भनाल से बच्चों में प्रवेश करता है, और उसी रक्त में पोषण उसके लिए जो उपयोगी पदार्थ होते हैं बच्चा को ट्रांसफ़र कर देती है माँ। अर्थात जो माँ भी खाना खाएगी, पचेगा भोजन, पच करके जो उपयोगी पदार्थ हुआ बच्चा में रक्त की सहायता से चल जाता है। आपका ऑप्शन था, देखिएगा, आपका ऑप्शन क्या था, भ्रूण। किसको मिलता था, भ्रूण को। ऑप्शन ये था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आज का ये दूसरा प्रश्न होगा, और यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। एकदम इजी प्रश्न है। गर्भकाल का समय होता है मतलब कितने दिन तक माँ कोख में अपने बच्चों को रखती है, कितने दिन के बाद वह बच्चा बाहर निकलता है। तो सामान्यतः यह 9 माह का होता है। सामान्यतः देखे जाते हैं 9 माह का होता है, अर्थात गर्भ में 9 माह तक बच्चे पलते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ए, 9 माह। 10 माह नहीं होगा, 12 माह भी नहीं, 8 माह नहीं। 8 माह किसी हार्ड केस में होता है, उसको 8 मासुक या 7 मासुक बोलते हैं। जब वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता तो उसके बाद भी उसको शीशा में रखना पड़ता है। कभी ऐसा सुने होंगे कि बच्चा शीशा में रह जाता है, रखा गया है उसको, तो अलग से उसको भोजन दिया जाता है। गर्भ की तरह ही उसको मेंटेन किया जाता है। जिस तरह से गर्भ में रहता है उस तरह से वहाँ भी उसको मेंटेन किया जाता है। तो ऐसा आपका ऑप्शन होगा ए, 9 माह के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। देखिएगा थोड़ा सा, ऋतुस्राव क्या है या रजोधर्म क्या है, या इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसी को एमसी भी कहते हैं। देखिए, ये मादा का ये फिगर जो बनाए हैं गर्भाशय है, और इधर है ये है फैलोपियन नलिका, और ये है अंडाशय। इधर देखिए ये है फैलोपियन नलिका, और यहाँ पे है ये अंडाशय। जब अंडाशय में क्या होता है, यहाँ पे अंडाणु पल रहे होते हैं। अंडाणु जब परिपक्व हो जाते हैं 14वें दिन में, तो यह अंडाणु फैलोपियन नलिका में आकर के टहलने लगता है, और 14वां दिन से लेकर के 28वें दिन तक अर्थात 28वां दिन नहीं कहेंगे इसको, 25वां या 26वां दिन तक यह फैलोपियन नलिका में टहलते रहता है। यदि इस दिन के बीच में
पुरुष का शुक्राणु मिल जाता है तो यह यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाती है। और निषेचन की क्रिया होने के बाद से यह गर्भ में भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसको ये शुक्राणु नहीं मिल पाता है तो 28वां दिन के बाद से यह जो अंडाणु होता है वह टूट करके बिखरने लगता है और वह रक्त की सहायता से बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और निकलने का काल होता है 2 से लेकर 8 दिन तक। किसी महिलाओं में 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में यह जो अंडाणु जिसको शुक्राणु नहीं मिल पाया वह अंडाणु बाहर टूट करके अर्थात कहेंगे सड़ करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको शुक्राणु नहीं मिल पाया है। और नहीं मिल पाया तो वापस वह अंडाणु में जाएगा नहीं, वह बेकार नहीं, मतलब वह बाहर की ओर निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए 2 से 8 दिन तक हुआ, 3 से 9 दिन तक नहीं, 2 से 8 दिन तक, 4 से 10 दिन तक नहीं, 5 से 11 दिन तक नहीं। आपका ऑप्शन होगा 2 से 8 दिन तक। क्लियर है? आगे कोई प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न में कहा गया है निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है। हम लोगों ने देखा अभी कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होता है। यह गर्भाशय, यहाँ से योनि मार्ग हो गया, यह है हमारा फैलोपियन नलिका, यह है अंडाशय, यह अंडाशय बनता है। और यह भी इधर है अंडाशय, समझिए यह हमारा फैलोपियन नलिका। अंडाशय से अंडाणु निकलता है और फैलोपियन नलिका में प्रवेश होता है। और यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है, योनि के द्वारा होते हुए बाहर आता है और फैलोपियन नलिका में जाता है। और यही निषेचन क्रिया होती है। तो फैलोपियन नलिका में निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया होने के बाद से यह यहाँ पे आता है, गर्भाशय में आता है। और यहाँ बच्चे का धीरे धीरे विकास हो जाता है। और पहला फेज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। पहला फेज बोलते हैं जाइगोट, या इसी को बोलते हैं युग्मनज। जाइगोट को ही बोलते हैं युग्मनज। और दूसरा फेज के बाद जाइगोट के बाद हल्का थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद से बन जाता है भ्रूण। जाइगोट ही बढ़ करके भ्रूण में बदल जाता है। जाइगोट ही बढ़ करके कुछ दिन के बाद भ्रूण में बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन कर रहा था युग्मनज में क्या बदलता है, तो कहेंगे ये आपका ऑप्शन होगा बी, भ्रूण। युग्मनज में क्या बदलता है, आपका ऑप्शन होगा बी, भ्रूण बदलता है, भ्रूण बदल जाता है। क्लियर है? बी। बीज नहीं होगा, खून का थका नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस सभी नहीं, आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में क्या गया, देखिए ये है फीमेल, ये है मेल, अर्थात ये है मादा, ये है नर। मादा सा अंडाणु निकला और नर से शुक्राणु निकला, दोनों आपस में मिलता है तब फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात निषेचन होता है। और यहाँ पे बनता है जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बन जाता है, एम्ब्राय, अर्थात भ्रूण बन जाता है। यही गर्भ में पलना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जनन। जनन की परिभाषा ही होगा, आप लोग को पढ़ने को मिला होगा कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है। क्लियर है? देखिए डायफ्राम तो होगा नहीं। डायफ्राम क्या है, फेफड़ा का निचला वाला भाग होता है डायफ्राम, मांसल संरचना होता है। निषेचन तो क्रिया होती है जिसमें अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं। यह भ्रूण तो निषेचन के बाद जाइगोट के बाद बनता है, भ्रूण बनता है। यानी ये हो गया आपका जनन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपका आज अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे इजी प्रश्न है। आप लोग इसको अपने से बनाइए, देखिए कमेंट बॉक्स में उसका आप जवाब भी दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है जनन कितने प्रकार से होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। तो खैर यहाँ प्रश्न में कहा गया था कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर सही होगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है।
कारण कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। हमने अभी बताया जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक दूसरा अलैंगिक। तो आज हम लोग इसमें अलैंगिक के बारे में पूछा गया है। अलैंगिक की विधियां, अलैंगिक जनन की विधि, जनन की विधियां कौन कौन से होते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां देखिए, पहला हम लोग कह सकते हैं विखंडन, विखंडन, विखंडन है। फिर कह सकते हैं विखंडन के बाद कह सकते हैं मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन भी है। और कह सकते हैं तीसरा कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन, ये सब अलैंगिक जनन का। अगला है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। तो ये सब क्या है, अलैंगिक जनन की विधियां है जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन देखिए, विखंडन है, विखंडन होगा, मुकुलन, मुकुलन भी होगा, बीजाणु जनन भी होगा, कायिका प्रवर्धन नहीं है, ये रहता यहू तेहू हो जाता, लेकिन ये नहीं है। आपका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। क्लियर है। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सा है। तो अलैंगिक जनन की विधियां होगा विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, इस प्रश्न देखिए यह भी आपका इजी ही सवाल है। प्रश्न कहता है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है। कलिका निकलने का मतलब उस शरीर से उभार निकलता है और वही धीरे धीरे बढ़ करके अलग व्यष्टि का निर्माण कर लेता है। तो इसमें क्या होगा, मुकुलन, विखंडन, अपखंडन की बीजाणु जनन। देखिए अपखंडन में टूटता है, विखंडन में भी टूट जाता है। ये बीजाणु जनन में क्या होता है, बीज में बीज का आवरण क्या होता है, अनुकूल स्थिति आने पर फट जाता है और यह पूरा बीज पूरा चारों ओर फैल जाता है, जिसको बोलते हैं बीजाणु जनन। तो कलिका निकल नहीं। अपखंडन टूटता है, इसमें भी विखंडन ये भी टूटता है। मुकुलन में क्या होता है, ये देखिए एक फिगर बना दिए, ये किसका फिगर है आप लोग बता सकते हैं। ये फिगर है, यह है, इसमें से थोड़ा सा मुकुल निकलता है, मुकुल या उभार। फिर धीरे धीरे क्या होगा, यह मुकुल आगे करके बढ़ेगा। इसे फिगर ये है, इसमें से इतना बड़ा हो जाएगा ये। फिर जैसे ही अनुकूल में स्थिति में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो कट करके बाहर निकल जाएगा, एक अलग व्यष्टि का निर्माण कर देगा। तो मुकुल किस प्रक्रिया में होगा, देखिए मुकुलन में निकलता है। ऑप्शन ये होगा मुकुलन में। विखंडन में क्या होता है, विखंडन में टूटता है, अपखंडन में भी टूटता है। जैसे अमीबा ये है, तो अमीबा क्या होता है, ये दो भाग में बढ़ जाता है, तो दो अमीबा हो गया, टूट गया। या उसको चार भाग में बांट दीजिए, चार अमीबा हो जाएगा, इसी को विखंडन कहेंगे या अपखंड कहेंगे। अब बीजाणु जनन क्या होगा, तो बीजाणु जनन क्या होता है, ये बीज का आवरण होता है, इसके अंदर बीज होता है और अनुकूल स्थिति आने पर आवरण फट जाता है। फटने के बाद से यह पूरा बीज चारों ओर फैल जाता है। जैसे याक हम लोग बोलते हैं, उदाहरण में पौधा होता है, उसके बीज आवरण में रहता है इस तरह से, जिसके अंदर में आवरण, और अनुकूल स्थिति आने के बाद से वह आवरण फट जाता है और फट जाता है और चारों ओर बीज फैल जाता है। जैसे आम भाषा में रुआ का पौधा देखा होगा, रुई का पौधा, रुई के पौधा में क्या होता है, जैसे कोई रुई का पौधा है, उस पौधा में इस तरह से रहते हैं, अंदर रुई ये डंटी से लगा होता है। जब अनुकूल स्थिति आता है तो ये आवरण होता है, ये फट जाता है। फटने के बाद से इसमें रुआ के बीज अंदर होता है, ये रुआ के साथ साथ चारों ओर बढ़ने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं बीजाणु जनन। अब ऐसा भी देखे होंगे कि बीज फट करके चारों ओर फैल गया, तो यह बीजाणु जनन। क्लियर है। आपका आंसर कौन होगा, मुकुलन। आइए इसको थोड़ा सा चित्र से समझते हैं। फिगर में क्या है, देखिए आपके लिए फिगर डिजाइन किया गया है। फिगर में क्या है, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में देखिए थोड़ा सा यहाँ से ब्रांच निकला तना के साथ, तना से, फिर धीरे धीरे यह बड़ा मुकुल हो गया और यह बड़ा हो गया। और फिर अनुकूल स्थिति होने पर ये अलग हो जाएगा, ये अलग व्यष्टि, ये अलग व्यष्टि, दो हो गया, जनन हो गया। तो हाइड्रा में जनन मुकुलन के द्वारा होता है और मुकुलन में ही ये संभव हुआ। आपका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, मुकुलन में। क्लियर है। ये अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे इजी प्रश्न, आसान, इससे प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रश्न क्या करा, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है। पराग कोश के बारे में अगर नहीं जानते तो फिर से सीख लीजिए। देखिए पुष्प का भाग, पुष्प का भाग के बारे में हम कई बार वर्णन कर चुके हैं, आप लोग का शायद इतना बार वर्णन कर चुके हैं याद हो गया होगा। यह पुष्प का भाग, ये कौन सा भाग है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा भाग है। ये पुष्प का मादा भाग है, मादा भाग। और ये इसको बोलते हैं पुष्पासन, ये है अंडाशय, वर्तिका है
वर्तिकाग्र। यह है पुष्पासन। पुष्पासन इसको बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय इसको बोलेंगे वर्तिका और इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र तो ये तो खैर मादा भाग है। इसी से निकलता है यह तंतु, यह परागकोश और इसके अंदर पाया जाता है परागकण। आपका सवाल यहीं से था, पूछ रहा था परागकोश में पाया जाता है। तो यह है तंतु। तंतु यह परागकोश। परागकोश परागकोश इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर है परागकण। कण है, किसका कण? तो परागकण है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, सी होगा परागकण। दलपुंज होगा? दलपुंज नहीं है। दलपुंज क्या होता है? ये रंगीन भाग होता है। इसमें फिगर में और थोड़ा बनाएंगे तो फिगर जटिल हो जाएगा, समझने में कम आएगा। थोड़ा सा इसको कलर करके चेंज करके बना सकते हैं। देखिए ये दलपुंज, यहाँ से बना रहे हैं, ये पतला पतला बनाएंगे, ये दलपुंज बना दिए। और बनाते हैं दो चार को फिगर इस तरह से, ये हो गया दलपुंज, ये हो गया दलपुंज। और बनाते हैं, ये है दलपुंज, हो गया। तो दलपुंज होगा नहीं। बाह्य दल का है, बाह्य दल भी नहीं होगा। बाह्य दल का फिगर देख लीजिए। बाह्य दल क्या होता है? इधर से पत्ता नीचे वाला होता है, हरा भाग होता है, ये वाला हरा भाग होता है, ये बाह्य दलपुंज। ये बाहरी भाग होता है, ये होगा नहीं। ये होगा परागकोश। स्त्री केसर दिखा दिए, ये वाला पूरा था, ये स्त्री केसर का फिगर दिखाया गया था। स्त्री केसर का फिगर ही दिखाया गया था। तो आपका ऑप्शन कौन है? आइए इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर के माध्यम में क्या दिखाया गया, चलिए फिगर में है, देखिए पुष्प का भाग है, जो हमने बनाया था वो पुष्प या बना बनाया हुआ फिगर है। इसमें क्या है, ये बाहर वाला भाग है, बाह्य दलपुंज है। ये है पीला वाला भाग, दलपुंज है। ये है मादा भाग है, ये तंतु है, नर भाग है। ये तंतु है क्या, ये हो गया परागकोश। और परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण। आपका आंसर देख लीजिए क्या था। ऑप्शन ए में था, सी में था परागकण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण से आसानी से नहीं बन पाता है, परेशानी चक्कर में डाल देना प्रश्न। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न साइज बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न करा, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं।